नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर में करेंगे पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में सीएसआर की भूमिका पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन। पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में अहम पहल। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव आयोग करेगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की कर सकेंगे जांच। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पथराव से तनातनी। भाजपा ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। और देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। कई जगह विजिबिलिटी शून्य। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेन चल रही हैं देरी से। और इस वक्त की बड़ी खबर का नजर कर लेते हैं। पंजाब से जुड़ी ये खबर है। पंजाब में पाकिस्तान बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि सिंडिकेट से जुड़े हुए 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तस्करों के पास से कई करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने इन तस्करों को ड्रग्स की सप्लाई की थी। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ये कामयाबी हासिल की है। तो पंजाब से बड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है और 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन चला था पंजाब पुलिस और बीएसएफ का, जहां बड़ी सफलता यहां हासिल होते हुए पाकिस्तान बेस्ड ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट है। इस वक्त की बड़ी खबर यहां है, जहां हैंडलर्स की तरफ से कई हेरोइन बरामद हुई हैं, कई ड्रग्स बरामद हुए हैं और पंजाब पुलिस और बीएसएफ के सफल प्रयास से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां इन ड्रग तस्करों के पास से ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पंजाब से ये बड़ी खबर है और पाकिस्तान बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का यहां भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान का दूसरे चरण का शुरुआत कल से हो चुका है। इस समय हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवांशु, क्या ताज़ा अपडेट है? कहां इस सिंडिकेट के लिंक तार जुड़े हुए थे और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल भावना, आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस और बीएसएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन था। इस पूरे ऑपरेशन में 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 19 किलो 980 ग्राम के आसपास जो फाइन क्वालिटी हेरोइन है उसको बरामद किया गया है। हेरोइन की कीमत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 से 6 करोड़ रुपए के बीच में इसकी कीमत होती है, अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। ये फाइन क्वालिटी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कीमत कितनी है। तो कई करोड़ की ये हेरोइन जो है, इसकी कीमत का जो है अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये पाकिस्तान से हेरोइन आई थी और जो है कहीं ना कहीं ड्रोन के जरिए और की तमाम के जरिए जो है ये यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस को भनक लगती है, जॉइंट ऑपरेशन किया जाता है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी होती है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और इनके सोर्स पूछने की जो है पुलिस कोशिश कर रही है। क्या पाकिस्तान से इसके कोई लिंक है?
देखिए बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही साफ हुआ है कि ये जो ड्रग्स की बड़ी खेप जो बरामद की गई है ये पाकिस्तान के जरिए जो है भारत में पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर पंजाब और इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं वहां पर इसकी सप्लाई होनी थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स जो हैं ड्रोन के जरिए ये ड्रग्स की खेप भेज रहे थे। हालांकि वो कौन कौन लोग हैं उनकी जो है पहचान की जा रही है इनसे पूछताछ के जरिए। इसके अलावा जो ऑपरेशन चलाया गया इसके लिंक अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों के साथ भी हो सकते हैं देवांशु। देखिए बिल्कुल, इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट की बात करें तो मेनली ये पाकिस्तान के जरिए जो है भारत में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। पहले भी हमने कई ऐसे सिंडिकेट देखे हैं जो कि पंजाब पुलिस इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बस्ट किए हैं। वो कहीं ना कहीं पंजाब से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में भेजते हैं और उसके बाद उनकी सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में होती है। फिलहाल ये सिंडिकेट के तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, लेकिन पिछले सिंडिकेट्स की बात करें तो पाकिस्तान और इसके अलावा दुबई और इसके अलावा बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां से भी कई सिंडिकेट्स के तार जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल इनके तार जो है कहाँ कहाँ जुड़े हैं इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ हमने कुछ दिन पहले भी देखा था देवांशु कि पंजाब में 750 ठिकानों से ज्यादा पर पुलिस ने छापेमारी करी थी और ये भी कहीं ना कहीं ड्रग्स पर वार करने का मुहिम जो है वो लगातार पंजाब पुलिस अभी चला रही है और अब दूसरा फेज भी शुरू हुआ है। बिल्कुल, ड्रग्स के खिलाफ जो है पूरे हिंदुस्तान में रोष है। न केवल पंजाब बल्कि नॉर्थ इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बोला है उनकी पुलिस के चीफ को कि आप समय समय पर इस तरह का ऑपरेशन चलाइए और कहीं ना कहीं जो ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े तस्कर हैं जो कि लोगों के जहन में जहर घोलने का काम करते हैं उनको पकड़िए। और यही वजह है कि समय समय पर अलग अलग स्टेट्स की पुलिस इस तरह के ऑपरेशन चलाती है। जाहिर है पंजाब में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ड्रग्स जो तस्कर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई ड्रग्स जो तस्कर हैं वो पकड़े जाएंगे और कुछ हद तक जो ड्रग्स की तस्करी है उस पर रोकथाम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवांशु इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन की ओर से आयोजित CSR कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्क्लेव का विषय है पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। देश में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम पहल मानी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार, कॉरपोरेट जगत, सहकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और लाभार्थी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की CSR पहल के तहत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4000 बच्चों की विटामिन A और D से फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री IDBI बैंक की CSR पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत लगभग 3000 बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत ने स्वागत किया। विदेश मंत्री लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल और लग्जमबर्ग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। लग्जमबर्ग में रहते हुए विदेश मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। यह यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फ्रांस और लग्जमबर्ग जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, खासकर ऐसे समय में जब भारत यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। लेंगे यहां छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में SIR सुनवाई पर सियासी बवाल जारी है। ममता बनर्जी इसे रुकवाने के लिए हर कोशिश कर रही हैं, यहां तक कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी बात कह डाली है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि सही और पात्र मतदाताओं को SIR से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए SIR जरूरी है। चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग को लेकर सवाल उठाए। आयोग ने पूछा कि क्या वेबकास्टिंग की व्यवस्था पूरी तरह लागू की गई थी। दक्षिण 24 परगना में वेबकास्टिंग में कथित लापरवाही को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जवाब मांगा है। बैठक में शांतिपूर्ण मतदान के उपायों पर चर्चा हुई है। साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर भी समीक्षा की गई और बारुईपुर पूर्व और मयना विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 4 अधिकारियों के खिलाफ FIR की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर SIR मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी को लेकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता को कोर्ट जाना है तो बेझिझक जाए, लेकिन ये पूरा विवाद घुसपैठियों को बचाने की साजिश जैसा दिखता है। इसीलिए इस पूरे इलेक्शन कमीशन के अभियान पर निशाना है। ये वही ममता बनर्जी है जो एक समय पर कहती थी कि घुसपैठिया हटाना चाहिए, वोटर्स को हटाना चाहिए जो फेक है। 2005 का वो समय था। अब सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि घुसपैठियों के बचाव में ममता बनर्जी और TMC मैदान में। किस प्रकार से SIR के खिलाफ पहले इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया, बिहार में भी फैलाया, कोर्ट में तो कुछ नहीं निकला। कोर्ट गए थे वहां पे, कोर्ट ने कहा टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। फिर उसके बाद इन्होंने धमकी देना शुरू किया। BLOs की कहीं पिटाई हुई TMC के कार्यकर्ताओं के द्वारा और धमकाया गया उनको, और अब वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट बिल्कुल जाए, देखते हैं क्या मिलता है। पर अभी तक बिहार के चुनाव होने के बाद इतने दिन बीत गए, कोई कंप्लेंट नहीं फाइल की है वहां पर। ये केवल और केवल घुसपैठिया बचाने के लिए। और यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब से SIR की प्रक्रिया चल रही है लगातार मामला गरमाता ही जा रहा है। अब जब SIR की प्रक्रिया ड्राफ्ट आ चुका है, कई मतदाता अपनी शिकायतें भी लेकर पहुंच चुके हैं BLO के पास, उसके बाद ममता बनर्जी, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है SIR प्रक्रिया, उसको लेकर कहती हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी अमानवीय आचरण के कारण। अमानवीय आचरण क्या कहना चाहती हैं ममता बनर्जी यहाँ पर? भावना जी, देखिए, CM ममता बनर्जी जब ये बात कही कि कल गंगा सागर में कि वो खुद अगर सुप्रीम कोर्ट उनको अगर आज्ञा देती है तो वो खुद सवाल करेंगी, प्लीड करेंगी और जो बात है वो रखेंगे। क्या कौन सी बात रखेंगे? उनका कहना है कि बुजुर्ग लोगों को हैरेसमेंट हो रहा है। उनका कहना है कि PRC जो है, पब्लिक परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स या OBC या SC/SC सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो दिया गया है, इस 13 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सुनवाई में उसके लिए, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स उनका कहना है कि इसको जब जिला स्तर पे जो जितने डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए थे उनको फिर से स्टेट से वेरीफाई करवा रही है चुनाव आयोग। क्यों करवा रही है? उनका कहना है कि उन्होंने जो पैनल दिया था ऑब्जर्वर्स का, वो पैनल चुनाव आयोग ने नहीं माना, उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने अपना पैनल दिया। तो इन सारी बातों को लेकर वो जानना चाहती है। हालांकि CM की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, वहीं पे बुजुर्ग लोगों को हियरिंग हो रहा है, चुनाव आयोग के लोग जा रहे हैं घर तक, इसका वीडियो तो सामने आ चुका है। हियरिंग सेंटेंस में तृणमूल के लोग बुजुर्ग लोगों को ला रहे हैं। उनको ये जो जानकारी है, ये जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, वो तस्वीरें भी सामने आ चुके हैं। रही बात जो सर्टिफिकेट्स की है,
सर्टिफिकेट्स के लिए चुनाव आयोग का कहना है कि वो देखना चाहते हैं कि बिहार में जब एसआईआर हुआ जी तब किन किन ने ये सर्टिफिकेट्स के लिए अपील किए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए अपील किए। अब आप किसी का उम्र अभी मानो आप 45 साल है और अगर आप वो बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए लाइन में कतार में खड़े हो तो सवाल तो उठेगा कि वो आप क्यों बर्थ सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, पहले क्यों नहीं मांगे। तो ये सारी बातें हैं। विपक्ष का कहना है ये ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स है, वो ऑप्टिक्स तैयार करना चाहती हैं। वो दिखा, पहले तो उन्होंने रास्ते में रैली किए एसआईआर के विरोध में, फिर एक के बाद एक पब्लिक रैली में भड़कालू बयान दिए। अभी जब उन सारी बातों से काम नहीं हुआ, चिट्ठी से भी काम नहीं हुआ, तो अब जाके अभिषेक बनर्जी तो निर्वाचन सदन तक आके हुए तो रहा अब क्या रहा, अब यह सुप्रीम कोर्ट या अदालत। तो वहां पे भी वो भी एक ऑप्टिक्स तैयार करना चाहती है, जहां पे जाके वो दिखाना चाहती है कि देखो मैं कितना एसआईआर के विरोध में कहां तक जा सकती हूं। और ये विरोधी का कहना है, विपक्ष का कहना है, असल में वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। उनका जो वोट बैंक है उनको ये मैसेज देना चाहती है कि आपके लिए मैं कहां तक लड़ी। तो हाल उनको भी पता है इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो ऑप्टिक्स तैयार करना चाहती है। उनका यही पॉलिटिक्स है। और विपक्ष का कहना है कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक जान चुकी है कि ममता बनर्जी आखिर क्या कर रही है। इसके साथ सौरभ, जो वेबकास्टिंग को लेकर जो याचिका दायर हुई है कलकत्ता उच्च न्यायालय में, उसको लेकर क्या नया अपडेट है? देखिए, वेबकास्टिंग को लेके कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर हुआ था, ये जब पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें दक्षिण 24 परगना में जो लोकसभा निर्वाचन हुआ था, तो तब वहां पे जो वेबकास्टिंग के लिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दिया था उसको सही तरीके से माना नहीं गया, ऐसा माना गया था। और उसके चलते अब जब 2026 का इलेक्शन आ रहा है तब जाके चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव आयोग वो सारी बातें देख रही है कि पिछले विधानसभा में क्या हुआ था, पिछले लोकसभा वोट्स में क्या हुआ था, कौन से बूथ सेंसिटिव थे, कहाँ क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। तो उसी घेरे में ये दक्षिण 24 परगना का बात आ रहा है कि यहाँ पे वेबकास्टिंग के लिए चुनाव आयोग ने कहा था, तो फिर वहां पे ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, क्यों वेबकास्ट चुनाव आयोग का जो निर्देश था वो निर्देश माना नहीं गया। और आप जानते हैं साउथ 24 परगना अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसी क्षेत्र में आता है। उन्होंने अपना जो रैली वो साउथ 24 परगना से शुरू किया है। तो टीएमसी का एक गढ़ माना जाता है साउथ 24 परगना। फिर वहां पे 7 लाख से भी वोटों से जीते थे अभिषेक बनर्जी। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ से वेबकास्टिंग को लेके ये सारी बातें हैं, ऊपर से अभिषेक बनर्जी का जो मार्जिन है 7 लाख, कोई कम फिगर नहीं है। से एक व्यक्ति 7 लाख वोट से व्यवधान से जीतते हैं। तो वो सारी बातें हैं। तो इस बार चुनाव आयोग ये देखना चाहती है हर तरीके से, जैसे एसआईआर में उन्होंने बिल्कुल चुनाव आयोग चाहता है क्या जो चुनाव आने वाले हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के, वो पारदर्शी हों और जो भी एसआईआर की प्रक्रिया है वो भी मतदाताओं के हित में हो। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी। प्रदेश के कई करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भरकर वोटर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आपको साथ ही बता दें कि अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। और अब खबर दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम मामले की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और माकपा नेता वृंदा करात के इन लोगों का बचाव करने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जमानत न देने पर कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम दोनों आरोपियों के बचाव के लिए बाहर निकल आया है। ये इकोसिस्टम हमेशा वोट बैंक को देश हित से ऊपर रखता है और देश विरोधी तत्वों का समर्थन करता है। के नाम पर उमर शर्जील बचाओ गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग बचाओ वाले काम पर इट इज नॉट जस्ट वन और टू, द एंटायर कांग्रेस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इज आउट टू डिफेंड Umar and Sharjeel after the Supreme Court has denied any kind of relief to these two. Right from Prithviraj Chavan, who says that they are not terrorists, they are in fact exercising freedom of speech. The Supreme Court has said that they are the intellectual architects behind what happened in Delhi. Despite that, look at the soft corner that the entire ecosystem has for such elements from the Tukde Tukde gang. अब खबर कर्नाटक से है, जहां बेंगलुरु में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव है। बेंगलुरु के जेजे नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। आरोप है कि जुलूस पर पास के इलाके से पत्थर फेंके गए, जिससे एक नाबालिग लड़की और कुछ महिलाएं घायल हो गई। बच्ची को सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। आरोप है कि रविवार को ओम शक्ति मंदिर से भक्त पंचमुखी नाग देवता मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे कई भक्त घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद कर्नाटक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब इस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो प्रशासन ने पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार पूरी तरह विफल है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते हैं, तुरंत ये सब शुरू होता है। कोगिलू का देखो, और अभी इसमें देखो, और परसों यल्लापुर में क्या हुआ है, ये सब देखते हुए उनको एक तरह कांग्रेस पार्टी जब आता है उनको जरा सपोर्ट होता है उनको, इस कारण ये सब करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपीजमेंट के कारण ही सब हो रहा है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आने के बाद हम लोग शांति तरीका से गणेश प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, अय्यप्प स्वामी प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, ओम शक्ति प्रोसेशन भी कर नहीं सकता। कारण क्या है? कुछ भी करो हम हैं ऐसा कांग्रेस नेता कहता है ना, उसके वजह से। कर्नाटक में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा राज्य के कोगिलू में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद प्रभावित लोगों को आवाज देने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कोगिलू बचाओ, अवैध प्रवासियों को हटाओ के नारे के साथ ही इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया सरकार ने अवैध प्रवासियों के घर गिराने के फैसले से यू टर्न लेकर राजनीतिक दबाव में उन्हें आवाज देने का निर्णय लिया। जब से कर्नाटक में सिद्धरामैया नेतृत्व के कांग्रेस सरकार आया है, पिछले 2.5 साल में जो 38 लाख एप्लीकेंट्स है, जो गरीब है उसमें दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछले 2.5 साल से मकान पूछ रहे हैं, लेकिन 2.5 साल में ये कांग्रेस सरकार किसी को भी घर का मंजूर नहीं दिया है, किसी को भी घर नहीं दिया है। बेंगलुरु से इस समय हमारी संवाददाता ज्योति दफेदार जुड़ चुकी है हमारे साथ। ज्योति, सबसे पहले जिस तरीके से कल जुलूस में हिंसा भड़की, सांप्रदायिक हिंसा भड़की और कई लोग उसमें घायल हुए, एक बच्ची के सिर पर चोट तक लगाई, लेकिन जो गिरफ्तार हुए वो 3 नाबालिग हुए, यानी वो नाबालिग जो 18 वर्ष से कम की आयु के थे। इन्होंने वो हिंसा फैलाने की कहीं ना कहीं कोशिश करी। तो क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा गुट है जो इस तरीके की हिंसा को बार बार ऐसी ही एक ही एरिया में भड़काने की कोशिश कर रहा है? भावना जी,
रविवार जो हिंदू श्रद्धालु वहां पे ओम शक्ति की जो श्रद्धालुएं थी वो जुलूस कर रहे थे शांति से, लेकिन वहां पे जो अन्य कौम की जो मुस्लिम युवक है वहां पे बढ़ के वो पत्थरबाजी किए। तो जैसे आपने कहा ये बार बार पुनरावर्तित हो रहा है कर्नाटका में ऐसे जो प्रकरण। पिछले जो गणेश चतुर्थी में विसर्जन के समय ऐसा ही हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था, तो उस वक्त भी बहुत लोग घायल हुए थे। जो कल जो जुलूस था बहुत शांतिपूर्वक जा रहा था, लेकिन जो माइनर जो युवा है उन्होंने वहां से पत्थरबाजी की। उसमें 3 लोग हैं, वो एक स्कूल ड्रॉप आउट है और एक बच्चा है वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। तो बीजेपी का कहना है और वहां पे जो स्थलीय लोग वो कहते हैं कि उनको कौन भड़काते हैं इन लोगों को, जो कौन ब्रेन वॉश करते हैं। तो बीजेपी का नेता ये कहते हैं कि आर अशोक जो मद्रासा में इन्हें ब्रेन वॉश करते हैं इन सब काम करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम कोगिलू लेआउट के उस अवैध कब्जा को हटाने के बाद सरकार जैसे यू टर्न लिया, जब केरला सीएम पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल जी का उस प्रकरण में एंट्री हुआ, उसी के बाद कर्नाटक सरकार तुरंत यू टर्न ले चुका और उन्होंने वन टाइम सॉल्यूशन, मतलब जो भी है वो अफेक्टेड लोग है, पीड़ित लोग है, उन लोगों को हम ऑल्टरनेटिव घर देंगे राजीव गांधी आवास योजना के अंडर। तो जैसे मैं भी वहां पे गई थी, ग्राउंड रिपोर्ट कर आई थी, तो वहां कैसे फ्लैट दे रहे हैं, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन सब वायोलेट करके कर्नाटका राज्य सरकार इतने हड़बड़ी में उन्हें हमदर्दी दिखा रहे, ऐसे बीजेपी विधायकों का आरोप है। कल ही बीजेपी विधायक, बीजेपी राज्याध्यक्ष बीवाई विजयेंद्रा, आर अशोक और चलवादी नारायण स्वामी, एमएलए और बीजेपी का पार्टी वर्कर सब लोग मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ कल धरनी भी कर चुके हैं। उनका यही मांग है कि ज्योति, आप बता रही है कि आप वहां ग्राउंड रिपोर्ट करके आई हैं, आप बताइए आपने आंखों देखी, क्या देखा? क्या वहां अवैध प्रवासियों को घर दिए गए हैं? नहीं, अभी तक दिए नहीं गए। जो सरकार के आगे प्रपोजल है अभी तक वो मैंने उस एमडी के साथ ही, मतलब राजीव गांधी आवास योजना के एमडी के साथ ही मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि वहां पे, मैं बताती हूँ वहां पे मैंने देखा क्या क्या देखा। वहां पे 5 ब्लॉक है, जैसे अपार्टमेंट में रहता है ना ABCD, वैसे 5 ब्लॉक है। उस 5 ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में 15-15 फ्लोर्स है। उस 15 फ्लोर में एक फ्लोर में 12-12 घर है। मतलब वो घर मैंने दिखाया, वो सिंगल BHK। नॉर्मली हम जैसे लोग रहते हैं ना, अपार्टमेंट में रहते हैं या रेंटेड हाउस में रहते हैं, वहां पे सभी सुविधाएं हैं। ये कोई नॉर्मल जैसा घर नहीं लगता है। जो आवास योजना के तहत बनाते हैं वो नॉर्मली घर नहीं लगता है। सिंगल BHK है, लाइटिंग फैसिलिटी है, लिफ्ट फैसिलिटी भी है। मतलब 15 फ्लोर है ना, तो उन लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। लिफ्ट है, उस लिफ्ट में 12 लोग भी आते हैं और फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, अलार्मिंग फैसिलिटी है और एक कमर्शियल, ये सब उन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन डाल चुके हैं उन लोगों के लिए देना था। लेकिन सरकार इतनी हड़बड़ी में है, जो कोगिलों के जो संत्रस्त लोग है, अफेक्टेड लोग है, उन्हें देने के लिए अभी तक ऑफिशियल, मतलब वो उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक को देने के लिए सरकार अभी तैयार है। अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर वो फरमाना नहीं हुआ है, लेकिन जो जैसे एमडी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी बहुत अपोज कर रहे हैं। अगर आप लोग, बीजेपी का यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगे हैं बीजेपी की कि किस तरीके से कर्नाटक वासियों को, कोगिला समुदाय को वहां उनका हक मिल सके। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विवादित टिप्पणी सिख मर्यादा पर उन्हें तलब किया है। अकाल तख्त साहिब सचिवालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को सुबह 10 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तलब किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं और वे नंगे पैरों से चलकर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुछ बयान और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो सिख मर्यादा, गुरु परंपरा और पंथक संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ है। विशेष रूप से दसवंध, गुरु की गोलक और सिख रहत मर्यादा से जुड़े विषयों पर की गई टिप्पणियों को लेकर श्री अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के शब्दों और आचरण को लेकर सिख समुदाय में गहरी नाराजगी है।
लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा की आड़ लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। पंथक रवायतां दे मुताबिक ਇਹਦੇ ਤੇ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि असीं गुरु साहब की बेअदबी, अपने शहीदां की बेअदबी ये सहन नहीं कर सकते। इस करके असीं फैसला किया, क्योंकि ये अकाल तख्त साहब नूं चुनौती दे रहा, रहत मर्यादा नूं चुनौती दे रहा। ਇਹਦੀਆਂ वीडियो इदां दी घूम रही आ। कोई आम बंदा सहज सुभाए गल कह रहा होवे तो कोई बंदा उन्होंने इग्नोर कर सकता भी कोई, पर एक मुख मंत्री स्टेट का वो वार वार अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज करे, ओदी मर्यादा नूं चैलेंज करे और वो राज सत्ता की हैंकड़ दे विच कर रहा भी मैं राज सत्ता ते बैठा मैं कुछ भी कर लूंगा। अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा नूं कायम रखना साडा फर्ज आ, ओनूं कायम रखांगे। इहदे लई असीं फैसला कीता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बांग्लादेश के झेनेदाहा जिले में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। महिला ने इस पूरे मामले में थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके साथ ही पीड़िता के बाल काटे गए और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की भी मांग कर रहा है। एक और खबर बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बांग्लादेश के जैसोर जिले की है। जैसोर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। राणा कांति बैरागी की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी। साथ ही राणा प्रताप नरेल स्थित दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम कई बदमाश मौके पर पहुंचे और राणा कांति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार तड़के 81 साल की उम्र में निधन हो गया। कलमाड़ी के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन कलमाड़ी का पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने सुबह करीब 3:30 पर अंतिम सांस ली। पुणे से पूर्व सांसद और रेलवे राज्य मंत्री रहे कलमाड़ी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा, बहू, 2 बेटियां, दामाद और पोते पोतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। देश की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक आज हकीकत बन चुका है। लगभग 30 साल की योजना और निर्माण के बाद अब ये रेल लाइन अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। पीएम प्रगति के तहत पूरी हुई इस परियोजना से अब कश्मीर घाटी सीधे रेल नेटवर्क के माध्यम से देश से जुड़ गई है, जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। करीब 272 किलोमीटर लंबा ये रेल कॉरिडोर, जिसे 1990 के दशक के अंत में मंजूरी मिली थी, दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय इलाकों में से होकर तैयार किया गया है। उबड़ खाबड़ हिमालयी ढलानों से लेकर गहरी नदी घाटियों तक फैली ये रेल लाइन 36 सुरंगों से होकर गुजरती है, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर से अधिक है, जबकि इसके रास्ते में 1943 पुल बनाए गए हैं।
ये परियोजना आधुनिक भारतीय रेल इतिहास की सबसे बड़ी और बेमिसाल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन इस परियोजना की राह इतनी आसान नहीं रही। जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर कार्य वर्ष 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूमि अधिग्रहण की बाधाओं, वन स्वीकृतियों और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण लगभग 25 वर्षों तक इसकी प्रगति धीमी रही। लेकिन तस्वीर बदली प्रगति की बैठक ने। प्रगति के अंतर्गत इस परियोजना की समीक्षा के बाद आवश्यक स्वीकृतियों को तेजी से मंजूरी दी गई और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से प्रमुख अड़चनों को दूर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना पूरी हुई और कश्मीर घाटी में रेल संपर्क शुरू हो सका। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चरणबद्ध तरीके से हुआ। बनिहाल से कटरा के बीच की सबसे अहम कड़ी हाल ही में पूरी हो सकी, जिसका उद्घाटन वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी के साथ ये पूरी रेल लाइन पूरी तरह से परिचालन में आ गई और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार हो गया। जो हमारे प्रोजेक्ट से इसमें तेजी लाने के लिए पीएम ऑफिस की तरफ से गति शक्ति यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया। गति शक्ति यूनिट्स जो है एक स्पेशल यूनिट्स है जो कि रेलवे में इसी प्रोसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेवलपमेंट का हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एम है उसको पूरा करने के लिए ये इसको गति शक्ति यूनिट्स को लॉन्च किया गया था और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिले हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सपनों की बात लगती थी, हकीकत में वो रिजल्ट्स उसके दिखने लगे हैं। तकनीकी चमत्कारों से आगे बढ़कर ये रेल लिंक रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन की आशंका वाले इस क्षेत्र में ये परियोजना साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करती है, यात्रा समय को कम करती है और रक्षा बलों की आवाजाही को और मजबूत बनाती है। साथ ही इससे कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जो ये रेल सर्विस यहाँ शुरू हो गई J&K में, इससे हमें बहुत फायदा मिला है, क्योंकि दूर दराज इलाकों के से जो लोग आते हैं उनको बहुत दुश्वारियां होती थी रोड में, और इस रेल से सब एक को फायदा हुआ है। जो हमारा मौसम यहाँ जम्मू कश्मीर का है, खासकर कश्मीर का है, इसमें 6 महीने हमारा रास्ता ही बंद रहता है, एयर ट्रैफिक बंद रहता है, और उस हिसाब से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तब मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है। ट्रेन से बहुत फायदा मिल गया। ये टाइम विंटर का है, यहाँ इस टाइम फ्लाइट भी कैंसिल होता है, तो ट्रेन के वजह से इस बार हमें वो चीज नहीं देखना पड़ा है। इस साल हमने ट्रेन के जाने से बहुत फायदा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को राष्ट्रीय हित में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के भारत के संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पीएम प्रगति मिशन के तहत दूरदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन का उदाहरण है। इस ऐतिहासिक परियोजना के पूरा होने के साथ उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक अब सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि अवसरों, एकीकरण और विकास का सेतु बन गया है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच के न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन ने तिरुपारकुंड्रम मंदिर में दीपक थून पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन के पूर्व आदेश को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि बेंच ने संभावित कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश का विरोध करने के लिए राज्य सरकार और मदुरै जिला प्रशासन की आलोचना भी की है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसी आशंकाएं निराधार प्रतीत होती हैं। तो थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी कीर्ति गई दीपम विवाद पर एकल पीठ का फैसला बरकरार। अदालत का ये बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में दीपम जलाने के मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है। कीर्ति गई दीपम विवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को बड़ा फैसला यहां माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास स्थित दीपथून पर दीप जलाने को लेकर हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने ये निर्देश जारी किए थे। हालांकि आपको बता दें कि तमिलनाडु की DMK सरकार ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का हवाला देकर प्रशासन की तैनाती से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो यहां एक बड़ा फैसला आते हुए जहां मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित कीर्ति गई दीपम को लेकर अपना आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर कीर्ति गई दीपम जलाने के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत दीपक जलाने का आदेश दिया गया था। तो यहाँ एक बड़ा फैसला, जहां थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर कीर्ति गई दीपम जलाने को लेकर विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश को ही बरकरार रखा है। आपको यहां बता दें कि इस मामले में हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार ने याचिका दायर की थी। उन्होंने दीप स्तंभ पर कीर्ति गई दीपम जलाने की मांग की थी और इससे पहले भी कोर्ट ने पर्व के दिन कीर्ति गई दीपम जलाने का आदेश दिया था। हालांकि उस समय आदेश को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के चलते लागू नहीं किया जा सका था। हमारे यहाँ संवाददाता अक्षय नाथ चेन्नई से जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अक्षय, क्या है ये पूरा मामला और कोर्ट का क्या ये फैसला आया है? भावना, मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच ने आज ये जजमेंट दिया है, जिसमें जजेस जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन ने तिरुपरनकुंड्रम मंदिर के जो दीपथून है वहां पे दीप जलाने के लिए अनुमति दिया गया है। इस जजेस ने ये भी बोला है कि जो पिछले ऑर्डर था जस्टिस GR स्वामीनाथन का वो आदेश को ये बरकरार रखा है इस बार मदुरै बेंच की मद्रास हाईकोर्ट ने। और बेंच ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार और मदुरै जिला प्रशासन की कड़ी आलोचना की और कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के आधार पर एक न्यायाधीश के आदेश का विरोध करना काल्पनिक और प्रतीत होते हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसे जजमेंट को कभी भी जब भी यहाँ पे मदुरै बेंच या चेन्नई बेंच के मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर हो रहा है, ऐसे सांकल्पिक डिटेल्स नहीं देना चाहिए, पर जब भी एक देवस्थान का जो रिचुअल्स है वो मानना चाहिए। यही कहा है कि मदुरै बेंच ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट ने। ये भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का स्थान है और कहीं ना कहीं अक्षय तमिलनाडु यहाँ सरकार को भी बड़ा झटका इस फैसले से लगा है। अब बिल्कुल भावना, हम देखने हैं कि तिरुपरनकुंड्रम जो है सुब्रमण्य स्वामी की मंदिर, यहाँ के कार्तिकेय दीपम बहुत ही बड़े तरीके से मनाया जाता है और बहुत से हिंदू लोग वहाँ पे जाके प्रार्थना भी करते हैं। और इस समय हम देखने वाले हैं कि जब ऐसे एक अनुमति ने मद्रास बेंच ने दिया था, उस टाइम को स्टेट प्रशासन और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो डिनाई करने की वजह से बहुत ही दुख कई सारे लोगों के लिए मन में पहुंचा होगा। और इसी वजह से हम आज देख रहे हैं कि मदुरै बेंच ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट ने जो पहले आए वाले जो आदेश है वही बरकरार रखकर आज आदेश दिया गया है। भावना,
और साथ ही साथ ये एक पहाड़ी का एक संरक्षित स्थल है अक्षया, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एएसआई से परामर्श के बाद जो दीपक जलाया जा सकता है और इसमें शामिल होने वाले जो भी लोग हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या कहीं ना कहीं निर्धारित की जा सकती है। बिल्कुल भावना, ताकि हर एक साल ये इशू होते रहता है। और यहाँ पे जो कार्तिक दीपम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ के जो स्टेट प्रशासन है उन लोगों को ये बिल्कुल उनके असेसमेंट में होगा कि कितने लोग आने वाले हैं, और यहाँ के जो इंफॉर्मेशन सेक्टर है उसी पे उनको चिंता करना होगा कि आगे ही सारी तैयारियां करके रखे, ताकि जो भक्तजन वहाँ पे जाने वाले हैं उनके लिए वो आसान हो जाए। और ऐसे संकल्पित एविडेंसेस या संकल्पित रिकॉर्ड देने की वजह से ऐसे एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस अफेयर कैंसिल करने के लिए नहीं है। वही है यहाँ पे जो स्टेट का जो कोर्ट अक्षय, इसके साथ साथ भगवान मुरुगा के भक्तों में कितना बड़ा उत्साह इस फैसले के साथ देखने को मिल रहा है। अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और मौसम की खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मौसम की खबरों में देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बदलते मौसम के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर मैदानी इलाकों में घना कोहरा परेशानी का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग ने फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं जताई है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, दिल्ली ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां कोहरे की वजह से रफ्तार रुक गई है और कड़ाके की ठंड यहां पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर ग्वालियर हो, जयपुर से लेकर सिलीगुड़ी हो, यहां पूरा उत्तर भारत इस समय सुबह का वक्त जो था विजिबिलिटी कही जा रही थी कि शून्य है, और कोहरे की वजह से आवाजाही में तो मुश्किल हुई, साथ ही कई लोगों को ऑफिस पहुंचने में मुश्किलें हुई। तो जयपुर और सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ठंड से लोग अभी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते कई उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक वेबसाइट का लिंक साझा किया है, जिसके जरिए शीतकालीन यात्रा करने वाले यात्री आसानी से अपनी फ्लाइट के वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेंगे। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने सोमवार को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस घटनाक्रम से ये सामने तब आया जब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका में ड्रग्स से जुड़े मामलों में न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई के चलते मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया। डेल्सी रॉड्रिगेज के शपथ ग्रहण के साथ ही वेनेजुएला में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान पर फिर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने 4 गांवों को पहले वार्निंग दी थी और फिर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए। वार्निंग देते हुए इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में हम्मारा और एनल तिन्हे गांव और दक्षिण में कफर हट्टा और आनन में हिजबुल्लाह और हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को हम निशाना बनाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय से संघर्ष विराम होने के बाद भी हमले होते रहते हैं। और अब रुक करेंगे खेल की खबरों का। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे दिन आज घोघला बीच दीव में दर्शकों को रोमांच, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का शानदार संगम देखने को मिलेगा। दिन की शुरुआत बीच सॉकर मुकाबलों से होगी, जहां महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, गोवा और अरुणाचल प्रदेश सहित कई टीमें मैदान में उतरेंगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे नॉकआउट की तस्वीर और साफ हो जाएगी। बीच वॉलीबॉल में कोर्ट 1 और कोर्ट 2 पर लगातार मैचों का सिलसिला सुबह से शाम तक चलेगा, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की टीमें प्रमुख रहेंगी। दूसरे दिन बीच पेंचक सिलाट में पुरुष और महिला वर्ग के क्वालिफाइंग मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। शाम के सत्र में बीच कबड्डी के रोमांचक पूल मैच खेले जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की टीमें जीत के लिए पूरा जोर आजमाइश करेंगी। दूसरे दिन का शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
और प्रख्यात भारतीय म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय फिल्मों से अपनी संगीत यात्रा शुरू करने वाले ए.आर. रहमान ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। ऑस्कर जैसे शीर्ष अवार्ड्स जीत चुके ए.आर. रहमान ने भारतीय फिल्म संगीत रचनात्मकता को नए सिरे से परिभाषित किया है। ये जो देश है तेरा, वह देश है तेरा, तुझे है पुकारा। ए.आर. रहमान एक संगीतकार ही नहीं बल्कि म्यूजिक के एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने म्यूजिक रिसर्च से भारत की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सभ्यता को अपनी धुनों के धागों में पिरोकर लोगों को एक नया अनुभव दिया है। 6 जनवरी 1967 को एक साधारण से घर में जन्मे अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार, जिन्हें आज हम ए.आर. रहमान के नाम से जानते हैं, यूं तो उन्हें संगीत विरासत में मिला। उनके पिता राजगोपाल कुलशेखर मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे, लेकिन पिता की असमय मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, जहां उनके पास बस एक सिंथेसाइजर था और एक सपना। लेकिन इस बच्चे ने आंसुओं की आवाज को रियाज की ताकत में बदल दिया। कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार में खो गया। खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करते करते किस्मत ने अचानक करवट ले ही ली और 1993 में डायरेक्टर मणि रत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में संगीत देने का उन्हें न्योता दिया। फिल्म रिलीज हुई और इसके संगीत ने धूम मचा दी। भारतीय सिनेमा ने पहली बार महसूस किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, वो कहानी की धड़कन भी हो सकता है। रोजा से शुरू हुआ सफर दिल से की धड़कनों में धड़का और लगान की मिट्टी से महका और जय हो बनकर पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। जय हो सिर्फ गाना नहीं, संघर्ष की जीत थी। याद है वो पल कि जब रहमान ने ऑस्कर लेते समय कहा था कि ये भारत के लिए है। ताल, फिजा, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, इनका म्यूजिक फिल्मों की कामयाबी की कहानी कहता है। कहीं महके तो नजर ना जाए, कहीं ताबीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। ए.आर. रहमान कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों का अध्ययन किया। उनका आध्यात्मिक सफर उनके संगीत में साफ झलकता है। भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण हो, ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब हो, ग्रैमी हो, नेशनल अवार्ड्स हो या फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने का सफर आज तक जारी है। सुरों के इस जादूगर को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साइमा खान, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।